गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर भारती भवन का मैथ्स साइंस हर एक का सॉल्यूशन, आप फिजिक्स केमिस्ट्री पर सबका सॉल्यूशन आप हमारे चैनल पे पा सकते हैं। और उसके लिए आपको करना क्या होगा कि हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग हर एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा अदर आप हमारे 2 चैनल को भी देख सकते हैं। एक चैनल का नाम है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। यहाँ पर आपको 9th 10th 11th 12th के केसी सिन्हा का सॉल्यूशन मिलेगा। केसी सिन्हा का सॉल्यूशन मिलेगा। एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिलेगा। इसके अलावा एक और हमारा चैनल है, उस चैनल का नाम होगा रविकांत सर। इस चैनल पे आपको टोटल इंग्लिश में, अगर कोई सब्जेक्ट का वीडियो इंग्लिश में पढ़ना होगा तो वो सारे वीडियो आपको इंग्लिश मीडियम में हमारे रविकांत सर के नाम से जो चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं, वास्तविक संख्या के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याएं क्या कहलाती हैं, यानी कि नंबर्स क्या कहलाते हैं। तो नंबर्स के बारे में यूं कहें तो नंबर्स एक प्रकार के संकेत होते हैं जो किसी विशेष मान को धारण किए होते हैं। जैसे अगर बात करें -2, 4/5, 6√3, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें √2, ये सब क्या है आपके संख्याएं हैं। तो ये किसी विशेष मान को धारण किए हुए एक संकेत होते हैं। ठीक है, अब संख्याओं की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका वास्तविक संख्या, जो कि आपके चैप्टर का नाम है, वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या किस संख्या को कहते हैं? जिनका वास्तविक मान हो और जिन्हें हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हीं संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अगर मान लो -2, 5/3, √3, √5, 0, ये सब क्या है? आपकी वास्तविक संख्या है। इनका एक वास्तविक मान है और इनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है? वह संख्या जिनका कोई वास्तविक मान ना हो, जैसे √-1, √-2, √-3, ये आपके काल्पनिक संख्या कहलाती है। यानी रूट के अंदर निगेटिव होंगी वही आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती है। रूट के अंदर माइनस में हो वैसी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। इसके बारे में आप नहीं जानते हो, इसके बारे में हम लोग क्लास 11th में जाकर पढ़ेंगे कि √-1 का वैल्यू जो होता है हम एज एक ग्रीक सिंबल लेते हैं जिसको आयोटा कहते हैं। इसको आयोटा के नाम से जानते हैं। आयोटा, ये आई की तरह ही एक सिंबल है, ठीक है, यह एक ग्रीक सिंबल है जो √-1 के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में क्लास 11th में जब जाएंगे तब इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग वास्तविक संख्या के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। पहली होती है परिमेय संख्या, यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे इसको रेशनल नंबर। और दूसरी होती है आपकी अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। अब ये होते क्या है? तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पहले से भी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और Q ≠ 0 हो, जहां P और Q क्या है? आपके पूर्णांक है। ठीक है, P और Q पूर्णांक। तो P/Q के रूप में जो संख्या हो और Q 0 के बराबर ना हो तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर मान लो बात करें 2/3, 7/5, -3/2,
जीरो लिख दे, 1 लिख दे, इनके बाई में कुछ नहीं तो 1 है ना जी, डिनोमिनेटर में 1 है ना, डेट मीन्स ये सारे नंबर्स जो है आपके रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उन संख्या को कहते हैं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो बात करें √2, √3, √4 नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। √5 ये सारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। हमने ये भी पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं का, क्लास 9 में पढ़े थे कि परिमेय संख्याएं वैसी संख्या को कहेंगे जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत अनावर्ती हो। ठीक है, तो जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो जाएगा वो परिमेय संख्या होती है, और जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा वह अपरिमेय संख्या होती है। अब इसको समझते हैं, ये शांत अशांत क्या होती हैं, आवर्ती अनावर्ती ये संख्याएं होती क्या है, इसको समझते हैं। चलिए एक हम परिमेय संख्या लेते हैं 1/7 और दूसरी परिमेय संख्या लेते हैं 1/8। अगर हम लोग 1/7 को दशमलव में करना चाहें तो 7 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट देंगे, यहाँ 0 लगेगा। एक बार में ले जाएंगे 7, 3 बचेगा 0, 7 चौक 28, 4 बार में ले जाएंगे 2 बचेगा 0, 7 दूना 14, 6 बचेगा 0, और कितना होगा 7 8 56, 4 बचेगा 0, और कितना होगा 7 पंजे 35, फिर आप यहाँ 5 उतारोगे 0, 7 7 49 आ जाएगा, यहाँ पे ये घटेगा 1, तो फिर दोबारा रिपीट होने लगा, 1 लगा फिर 0 लगा, मतलब यही सब संख्याएं रिपीट होते रहेंगी। देख रहे हैं ना, यानी कि इसको आप 9th क्लास में सीखे थे, 0.142857 के ऊपर बार लगा देते थे। तो यही जो संख्या है ये आपकी अशांत आवर्ती है, ये जो दिख रही है ये कैसी है, अशांत आवर्ती, मतलब कि ये कभी कट नहीं रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, यही चीज अब बार बार आते रहेगा, तो ये कभी नहीं कटेगा और हमेशा रिपीट होगा। ऐसी संख्या को हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा देखे, अशांत आवर्ती। ठीक है, इस तरह का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अच्छा 1/8 की बारे में बात करें तो 8 को यहाँ लिखना है, 1 को यहाँ लिखना है, 0 लगाना है, पॉइंट 0, एक बार में 8, 2 क्या आएगा 8 दूना 2 बार में ना, चलिए 8 दूना यहाँ 0 लगा के करेंगे ना, 8 दूना 16, 4 फिर 0 लगाएंगे, 8 पंजे 40, तो ये पूरा कट जा रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, शांत हुआ। तो हमने क्या देखा, यह देख रहे हैं ना, यह दोनों संख्याएं जो है परिमेय संख्या है, लेकिन दोनों, एक का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जा रहा है और एक का शांत हो रहा है। तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती भी होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो संख्या दिखेंगी इसको भी आप क्या कहेंगे, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी क्या है आपकी परिमेय संख्या। उसी तरह अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो अगर आप √2 का वैल्यू निकालोगे तो √2 का वैल्यू आ जाएगा 1.41421356 समथिंग, ऐसे ही, ये कभी नहीं कटेगा। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, यह अशांत भी है और अनावर्ती भी है, ना कभी कटेगा और ना ही कभी रिपीट करेगा। देख लो, आप देख लो, कभी ये कटेगा नहीं, इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएगा, और ये रिपीट भी नहीं करेगा। आप देख लो 4 के बाद यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 4 के बाद क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, यहाँ 1 के बाद 4 है, लेकिन यहाँ 1 के बाद क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो आप ये दशमलव में बदलना सीखे हो ना, आप परिमेय संख्या का दशमलव मान कैसे निकालते थे, याद है आपको, आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ 0 0 0 0 0 0 ऐसे पेयर बना लेंगे। ठीक है, यही ना होता है जी, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, एक बार में ले जाएंगे 1 1 घटेगा 0, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, चलो 1 1 2 हो जाएगा, 4 लिखेंगे, 4 से ही गुना करेंगे, आपको याद होना चाहिए। चलिए तो 4 यहाँ पे दे देंगे, यहाँ 96 आ जाएगा, चलो यहाँ पे घटेगा 4 00, ये यहाँ पे जुड़ेगा, ये यहाँ ऐसे जोड़ दिया, 28 हो गया, 1 लिखेंगे और 1 से ही गुना करेंगे, तो आपका 281 यहाँ घटा लो। इसी तरह से ये मान निकलता है,
तो इसका देख रहे हैं दशमलव प्रसार अशांत हो रहा है और अनावर्ती। कहने का मतलब ना ही कभी कट रहा है और ना ही कभी रिपीट कर रहा है। तो हमने यहाँ से क्लियर कर लिया कि परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, और अपरिमेय संख्या उस वैसी संख्या को कहेंगे जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, यानी कि ना कभी कटेगा और ना ही कभी रिपीट करेगा। तो हमने क्लियर कर लिया ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या के प्रकार के बारे में। अपरिमेय संख्या का तो कोई प्रकार नहीं होता, कोई टाइप नहीं होगा। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका भिन्न, एक होता है आपका भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, और दूसरा होता है आपका पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि इंटीजर, इंटीजर। चलिए तो भिन्न क्या होता है? जो p बाई क्यू के रूप में रहे और q नॉट इक्वल टू 0 और 1, ना ही q 0 के बराबर होना चाहिए ना ही 1 के, यानी कि डिनोमिनेटर में ना तो 0 होना चाहिए और ना ही 1 होना चाहिए। जैसे आप 2/3 लिख दिए, 7/5 लिख दिए, -3/2 लिख दिए, ये सब क्या है आपके भिन्न है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर की बात करें तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, लेकिन q हमेशा 1 के इक्वल होगा, यानी डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होगा। तो वो कौन सी संख्या हो जाएंगी? तो जैसे आपका -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसे इन्फिनिटी तक इधर भी जा सकते हैं और माइनस में भी बढ़ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। अब पूर्णांक के टाइप की बात करें तो पूर्णांक भी 3 प्रकार के होते हैं। देखो मैं सारा कंसेप्ट आपका क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। चलो तो देखते हैं पूर्णांक के टाइप्स के बारे में। तो पहला हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, अंग्रेजी में कहेंगे निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। चलो निगेटिव इंटीजर। अच्छा दूसरा हो गया धनात्मक, शून्य पूर्णांक ले लेते हैं, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, अंग्रेजी में कहते हैं इसको जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। अच्छा अगला हो जाएगा आपका धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलो अब ऋणात्मक पूर्णांक नाम से ही पता चल रहा है माइनस वाले जो होंगे, -1, -2, -3, ये सब आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। शून्य पूर्णांक में सिर्फ शून्य आएगा और धनात्मक पूर्णांक में प्लस वाले 1, 2, 3, 4 ये सब आ जाएंगे। देख रहे हैं ना, ये धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ध्यान रखेंगे, ये किसी में भी नहीं होता, ये अलग है। अब धनात्मक पूर्णांक को एक और नाम आप दे सकते हैं, इसको या करके प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या के बारे में हमने जूनियर क्लासेस में परिभाषा पढ़ी हुई है कि प्राकृत संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 1 से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती है। तो ये भी तो 1 से शुरू होकर गिनती की तरफ बढ़ती है। तो धनात्मक पूर्णांक और प्राकृत संख्या एक ही होता है। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो शून्य पूर्णांक और प्राकृत संख्या दोनों को एक साथ कंबाइन कर दो तो एक संख्या निकल के आती है जिसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, अंग्रेजी में कहेंगे होल नंबर, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होगी? जो 0 से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती है, यानी दोनों को कंबाइन कर देंगे, समझ गए? तो ये आपके संख्याएं हैं। अब इसके अलावा कुछ और संख्या है, उनके बारे में भी हम लोग चलिए समझ लेते हैं। जैसे बात करें हम लोग सम संख्या के बारे में। सबसे पहले सम संख्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? तो वो संख्या है जो 2 से विभाज्य है, वो सम संख्याएं कहलाती है। तो 2 से भाग लगने में 0 भी आपका एक सम संख्या हो जाता है। ठीक है, पहले तो नहीं जानते थे, अब जान लो। +-2 भी एक सम संख्या, यानी प्लस में भी 2 माइनस में भी 2, +-4, +-6, +-8, यानी कि प्लस वाले भी और माइनस वाले भी जो 2 से भाग लग जाएंगे सब सम संख्या में आ जाता है। ठीक है, तो हम पहले जानते थे 2, 4, 6, 8 ये सब ना, लेकिन हम 10th क्लास में आ गए तो थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट लेंगे। तो 0 भी आपका एक सम संख्या है, 2 भी है प्लस में माइनस में, 4 भी आपका प्लस में भी और माइनस में भी, तो ये सारे सम संख्या हैं। अच्छा विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर,
ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो। तो आप किसको लोगे? +-1, +-3, +-5, +-7, ये सारी संख्याएं जो है आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, प्लस में भी और माइनस में भी, जो 2 से भाग नहीं लेगा वो सारी विषम संख्याएं। अब अगला संख्या बात करेंगे अभाज्य संख्या, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या, इसका एक और नाम दिया जा सकता है, अभाज्य संख्या को एक और नाम से जानते हैं, रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। रूढ़ संख्या, बहुत बच्चे इन सब संख्याओं में कंफ्यूज होते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, जो 1 से कटे और खुद से कटे, उन्हीं संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये सारी संख्या क्या देख रहे हैं? या तो ये 1 से कटेंगे या खुद से कटेंगे। यानी कि हर अभाज्य संख्याओं की अगर फैक्टर की बात करें गुण, है ना, तो इसका फैक्टर जो होगा आपका 1 और 2। मतलब कि 3 की बात करें तो इसका फैक्टर जो होगा 1 और 3, मतलब फैक्टर उसका 1 होगा या खुद ही होगा, 1 होगा या खुद ही होगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका फैक्टर जो हो वह संख्या हो और 1 हो, उसके अलावा और कोई नहीं हो, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। चलो अगला बात करेंगे यौगिक संख्या। यौगिक संख्या या इसको हम लोग भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। भाज्य संख्या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो अंग्रेजी में कहेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी अदर संख्या से भी कट जाए, तो वो कौन सी हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14, 15। देख रहे हैं ना, ये सारी संख्याएं जो है यौगिक संख्या है, क्योंकि ये 1 से तो कटेगा ही और अपने आप से कटेगा। ये देखो 2 से भी कट रहा है। ठीक है, दैट मींस ये सारी संख्याएं क्या होंगी? यौगिक संख्या। तो 1 को ना तो हम लोग अभाज्य संख्या में शामिल करते हैं और ना ही यौगिक संख्या में, ये ध्यान रखना, इसको नहीं शामिल किया जाता है। और ये भी देख रखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? आपकी 2 होती है, तो जो कि एक सम संख्या भी है, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए अगला संख्या बात करेंगे हम लोग असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या जो कि लास्ट संख्या है, असहभाज्य संख्या, यही आपको जानना था। अंग्रेजी में कहते हैं इसको को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर वैसे संख्याओं कहा जाता है, ऐसी दो संख्या है जिनका HCF, ऐसी दो संख्या है जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 1 हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? असहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, आप ले लो, यहां पे लिख देते हैं 3,4। 3,4, 3 और 4 का HCF क्या होगा? 1 होगा ना। चलिए अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 4,9, तो इनका HCF क्या होगा? 1 होगा ना। दैट मीन्स ये दोनों असहभाज्य है। ठीक है, तो आप अगर बात करें कि अभाज्य संख्याएं तो असहभाज्य हो जाएंगी। आप कोई भी दो अभाज्य संख्या ले उसका हमेशा HCF 1 ही आएगा, तो अभाज्य संख्या हमेशा असहभाज्य ही होंगी। ऐसी दो अभाज्य संख्या लोगे तो आप कोई भी दो अभाज्य संख्या लोगे वह हमेशा असहभाज्य होगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारे संख्याओं के बारे में आप ध्यान रखना, हर एक चीज माइंड में मेंटेन रखोगे तभी चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं, चैप्टर में एंट्री कर दिया हम लोग प्रमेयिका यानी लेमा। प्रमेयिका होता क्या है, लेमा होता क्या है? तो प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। तो क्लियर हो रहा है यहाँ से परिभाषा कि प्रमेयिका क्या होता है? एक तरह का कथन होता है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक प्रमेयिका के बारे में समझते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है यहाँ समझिए। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर
ऐसी अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। चलिए अब इसको समझते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे एक A और एक B, यह दो धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम अगर A को लिखे, यहाँ पे B को लिखे और इसमें से भाग देने पर आपका एक भागफल क्वेश्चन जो Q आ रहा है और शेषफल यानी कि रिमाइंडर एक R आ रहा है। तो हम लोग इसको जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल हम लोग जानते हैं ना, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, भाज्य की जगह पे A है तो A बराबर हो जाएगा, इसी को ना भाज्य बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं और नीचे वाले को शेष बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, शेषफल या शेष भी बोलते हैं, रिमाइंडर भी। यानी कि A बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, भाज्य, यहाँ देखो BQ और प्लस में शेषफल यानी कि प्लस में R। तो यह जो है आपका क्या है, A बराबर BQ प्लस R, इस तरह से ये जो लिख रहे हैं इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहेंगे। और यहाँ जो शेषफल होगा, शेषफल जो होता है या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है लेकिन B से यानी भाजक से छोटा होता है। आप सिंपली कोई भी डिवाइड करो, जैसे 23 में 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ भाग करोगे, एक बार में 2 कटेगा, 3 उतारोगे, फिर एक बार में ले जाओगे 2, यहाँ 1 बचेगा। तो यह जो शेषफल आ रहा है, यह शेषफल क्या हो रहा है, 0 हो, या तो शेषफल 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। ये देखिए ये 0 से बड़ा है लेकिन इस भाजक से छोटा है ना, इस भाजक से छोटा है, 2 से छोटा है ना, अगर बड़ा रहता तो और भी कटता है। तो क्लियर हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो ये जो हमने पढ़ा हुआ था ना, भाज और भाजक और भागफल और शेषफल में जो संबंध था, वही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में यहाँ क्लास 10th में आ जा रहा है। तो A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर हम लोग दो अऋणात्मक पूर्णांक Q और R ऐसे प्राप्त कर रहे हैं जहां A बराबर BQ प्लस R और R जो होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब समझेंगे एल्गोरिथ्म क्या होता है। एल्गोरिथ्म क्या होता है, तो एल्गोरिथ्म यहाँ लिखे है परिभाषा कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। ठीक है, मतलब ये कुछ स्टेप्स होते हैं, यह कुछ स्टेप्स दिए होते हैं, ये कुछ स्टेप्स दिए होते हैं जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, विशेष प्रकार की समस्या को हल करते हैं। कहने का मतलब यह किसी प्रश्न को हल करने की एक विधि प्रदान करती है, कुछ स्टेप्स प्रदान करती है जिसके मदद से उसको हल किया जाता है। तो उसी को हम लोग एल्गोरिथ्म कहते हैं। समझ गए? यानी यूं कहें तो एक वर्किंग रूल प्रदान करता है यह। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म क्या है? जैसे कि हमने एल्गोरिथ्म के बारे में अभी बताया था कि यह एक कुछ सुपरिभाषित स्टेप्स होते हैं जिनके मदद से हम लोग किसी विशेष समस्या को हल करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म भी कुछ स्टेप्स दिए गए इसमें जिसके मदद से हम लोग HCF निकालते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो यानी क्या है, दो धनात्मक संख्याओं A और B, जहां A जो है बड़ा है B से, जहां A क्या है B से बड़ा है, के मस यानी कि HCF ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होती है और यही चरण जो है आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में है। ठीक है, चलिए तो पहला चरण क्या है, पहला स्टेप क्या है, A और B के लिए हमें क्या करना होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम पूर्णांक संख्याओं Q और R लेते हैं जो A बराबर BQ प्लस R, यही ना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही ना था। तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे और फिर अगर शेषफल 0 आ गया, ये प्रयोग करते समय अगर शेषफल 0 आ गया यानी R का मान 0 आ गया, तो जो भाजक B है, जो भाजक आपका B है वही आपका HCF हो जाएगा। अगर R 0 नहीं आया, अगर यहाँ शेषफल 0 नहीं आया तो शेषफल 0 नहीं आएगा, तब इस भाजक और इस शेष को यानी B और R को लेकर यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए। जब तक शेषफल जीरो नहीं आ जाएगा तब तक ऐसे ही हम लोग भाजक को और शेष को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते रहेंगे। और जब शेषफल जीरो आ जाएगा तो उसका जो भाजक होगा वही आपका HCF कहलाएगा। अब इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझा जाए। मान लीजिए आपके पास दो संख्या है, एक है 196 और दूसरी है 38,220। ठीक है, यह दो संख्या है। इन दोनों का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी इन्हीं स्टेप्स का प्रयोग करके इसका HCF निकालना है। तो पहली बात, दोनों धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। चलिए धनात्मक पूर्णांक है और इसमें बड़ा छोटा देखना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 38,220 जो है ना बड़ा है 196 से, यानी कि A बराबर आपको मानना होगा 38220 और B बराबर 196। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें लिख देना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको लिखवा चुके हैं। किस तरह से था, तो A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा, ये लिख देंगे। अब एक तरफ लिखो 38,220 और एक तरफ लिखो 196। इसको भाग करते हैं इसके द्वारा। 196 में 38,220 में भाग करते हैं तो ये आपका 195 बार में पूरा कट जाएगा, 38,220 आ जाएगा। ठीक है, यानी शेषफल जीरो प्राप्त हो जा रहा है। यानी कि हम लोग, आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी कि गुना में 195 और प्लस में शेष जीरो। तो जब शेष जीरो हो जाए, जब R जीरो हो जाए, तो जो आपका भाजक होगा ना वही आपका HCF हो जाता है। तो HCF यहाँ क्या हो जाएगा, 196 आपका HCF हो जाएगा। तो ये तो रहा जब शेषफल जीरो आ जाए तब। और जब शेषफल जीरो नहीं आए पहले स्टेप में तब कैसे बनाया जाएगा उसको देखते हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम्स में आ जाता है, इसीलिए हम लोग यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 12,576 और दूसरी संख्या जो लेते हैं 4,052। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 12,576 बड़ा है 4,052 से, यानी कि A बराबर हो जाएगा 12,576 और B बराबर हो जाएगा 4,052। क्लियर है, 4,052। चलो अब लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड, जैसे आपको स्टेप बता रहे ना उसी तरह लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो प्रमेयिका और एल्गोरिथम में आप कंफ्यूज नहीं होना। ये जो लिखने का तरीका जो देख रहे हैं ना, ये जो स्टेप अभी लिख रहे हैं, इस आगे जो स्टेप लिखेंगे वो आपके एल्गोरिथम होंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसको बोलते हैं। A बराबर BQ प्लस R और R जो होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। क्लियर है। चलो तो एक तरफ लिखोगे 12,576 और दूसरी तरफ लिखोगे 4,052, है ना। हम लोग यहाँ पे रफ कर लेते हैं, यहाँ पे रफ कार्य रख लेते हैं इसको समझने के लिए। 4,052 द्वारा विभाजित करें 12,576 को, 3 बार में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 5 तिया 15 का 5, हाथ में लगा 1 यहाँ आ जाएगा। और चलो और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 तिया 12, घटाओ यहाँ पे 0 2 4, 420 आएगा। तो हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल 3 है और शेष 420 है, इतना होता है। चलो तो शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से अब किसको लेंगे, तो ये भाजक और शेषफल को इधर लिखेंगे 4,052 और एक तरफ लिखेंगे 420 और फिर भाग की क्रिया करेंगे जैसे अभी किए थे। ये कब तक करेंगे, जब तक शेषफल आपका 0 प्राप्त नहीं हो जाए। अभी ना आपको सिखाए थे, ऊपर स्टेटमेंट में यही बताए हैं। चलिए तो अब कितना बार में ले जाएंगे, तो ये कट जाएगा आपका 9 बार में ले लेते हैं। तो 9 बार में आपका आ जाएगा 3780। आप गुना करके देख लो इसमें। चलो यहाँ घटेगा 2, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2। चलिए तो यहाँ लिख देंगे गुना में 9 आ जाएगा
और शेषफल जो है 272 यहाँ आ जाएगा। फिर अब नहीं आया शेषफल 0, तो अब इसको लेंगे और इसको लेंगे, फिर से भाज्य और भागफल को लेंगे, सॉरी भाजक और भागफल को लेंगे, भाजक और शेषफल को लेंगे, 420 और 272 को। चलो कितना बार में ले जाएंगे, तो यहाँ भाग करके देख लो, 272 द्वारा विभाजित करना है आपको 420 को, ठीक है, एक ही बार में ले जाएंगे ना, 272। चलो यहाँ पे 272 है, चलो घटाओ तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 8, यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ से यहाँ से लेंगे तो 11, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ आपका 3 में से 2 गया 1, यानी कि गुना में हो जाएगा 1 और प्लस 148, अभी भी नहीं गया, 272 बराबर में 148, फिर से भाग करेंगे 148 द्वारा किससे, 272 में, एक बार में ही जाएगा। चलिए तो एक बार में 148, घटाओ यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका कितना बचा जी, तो यहाँ बच गया आपका 6, 6 में से 2, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, और यहाँ पे ये आपका 1 आ जाएगा। चलो तो गुना में हो जाएगा 1 और प्लस में 124, फिर से हम लोग भाजक और शेषफल को लेंगे 148 और इधर लेंगे 124, फिर से भाग करो, आपका एक बार में ही जाएगा ना, यहाँ रफ कार्य के लिए लिखे हैं ताकि आपको आसानी से समझा सके। चलो एक बार में ले जाओगे 124, यहाँ 4 और यहाँ पे 2, यानी कि गुना में 1 प्लस 24, फिर से लो 124 को और इधर 24 को, चलो तो ये 24 यहाँ लिखते हैं और 124 इधर, 5 बार में 120, 4 बचेगा, यानी कि गुना में 5 और प्लस में 4, फिर से लो 24 और इधर 4, तो 4 छक 24, कट जाएगा ना, 0 आ जाएगा शेषफल, तो शेषफल 0 आ गया, तो आप देख रहे हैं ये जो भाजक होगा यही आपका HCF हो जाएगा, तो HCF यहाँ से आपका 4 निकल गया। तो हमने सीख लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दो धनात्मक संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।